अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो हम लास्ट जो लेक्चर था उसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली मर्तबा डाटा एंट्री करना और कितने व्यूज होते हैं आपके एसपीएसएस की विंडो के कितने व्यूज होते हैं हमने वो डिस्कस किया था। उसके अलावा फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जो वेरिएबल व्यू है उसमें वेरिएबल सेट कैसे किए जाते हैं और डाटा व्यू में डाटा कैसे डाला जाता है। तो ये चीजें हम कर चुके हैं। अब जो है आज जो काम है वो इंशाल्लाह ये करेंगे कि टेस्ट रन करके देखेंगे और उसके बाद जो है वो उस टेस्ट को के रिजल्ट को किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है वो देखेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले काइंडली एक दफा रिमाइंडर दे रही हूँ दोबारा। अच्छा खैर, तो अब यहाँ पे हम टेस्ट रन कर रहे हैं। तो जो यहाँ तक जितना डाटा हमने इंटर किया था इसको सामने रखते हुए अब हम जाएंगे एनालाइज के ऊपर। पहली जो चीज हमें जो देखनी है वो ये है कि आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है कि आपने जो भी डाटा देखा है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स क्या हैं उनको चेक करेंगे। अब ये जो है इसमें आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं, डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स आ जाती हैं, उनको एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज के हवाले से अगर हम ये खोलते हैं डाटा, तो इसमें अगर आप ये देखें कि एक विंडो खुल रही है। क्या किया मैंने, दोबारा से देख लीजिए। मैंने एनालाइज पे जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स खोल के और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज हैं इसको क्लिक किया। अभी मैंने इसमें वेरिएबल्स नहीं डालने, कौन से वेरिएबल्स इस जगह पे एनालाइज होते हैं वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। पहले आप सिर्फ एक चीज देख लें कि ये स्टैटिस्टिक्स वाला जो विंडो है इसको खोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वार्टाइल नजर आ रहा है, क्वार्टाइल की कैलकुलेशंस हम करके बैठे हुए हैं। ठीक है, परसेंटाइल दिखाई दे रहा है, परसेंटाइल की मैनुअल कैलकुलेशंस भी हमने की है। मीन, मीडियन, मॉड और सम सेंट्रल टेंडेंसी के लिए निकल के आया हुआ है। डिस्पर्शन अगर आपने चेक करनी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं, वेरिएंस है, मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान की जो है वो रेंज है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास स्क्यूनेस और कर्टोसिस है। अब ये तमाम जो चीजें हैं इसके हवाले से जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हम जब फ्रीक्वेंसीज के हवाले से बात करें तो यहाँ पे डाटा कौन सा डल सकता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, किसी एक ग्रुप में कितने लोगों की फ्रीक्वेंसी मिल रही है आपको। ठीक है, उसके लिए आप एज जो कि आपका न्यूमेरिक वेरिएबल है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो एज आपका न्यूमेरिक वेरिएबल है इसको आप फ्रीक्वेंसी में नहीं डाल सकते। क्या करेगा ये, उठा के, अब यहाँ पे आप अगर देखें तो 34, 45, 54, 51, 50, 33, 40, 34 एज सिर्फ 34 रिपीट हो रही है, बाकी कोई सी भी एज रिपीट नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेगा, इस डाटा की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेगा तो क्या बताएगा, 34 दो मरतबा आ रहा है, 45 एक दफा आ रहा है, 40 एक दफा आ रहा है, 33 एक दफा आ रहा है, 50 एक दफा आ रहा है, 51 एक दफा आ रहा है, 54 एक दफा आ रहा है। तो इस तरह से हमें इसको नहीं करना है। जो आपका जो न्यूमेरिक डाटा होता है उसको कभी भी हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर होते। लेकिन अगर आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि कौन से एज ग्रुप में कितने लोग लाई कर रहे हैं आपके डाटा में से, तो आप एज ग्रुप वाला जो जो डाटा है, जो ग्रुपिंग ग्रुपिंग वेरिएबल्स हैं वो आप डाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए आप जो एज ग्रुप वाला एक आपने वेरिएबल बनाया था वो डाल सकते हैं, जेंडर वाला जो ग्रुप है वो डाल सकते हैं और साथ में जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो डाल सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? हैंड रेस कीजिए। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, एज ग्रुप उठाई हमने वेरिएबल में डाल दी, जेंडर उठाया वेरिएबल में डाल दिया, उसके बाद ब्लड ग्रुप उठाया और वेरिएबल में डाल दिया। स्टैटिस्टिक्स चेक करने के लिए मीन चेक करना जरूरी नहीं है, इसलिए कि मीन आपको हमेशा न्यूमेरिक वेरिएबल में मिलता है। मॉड, मीडियन, ये तमाम चीजें आपको यहाँ कुछ भी इंपॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे इस तरह का जो डाटा है, जो ग्रुपिंग वेरिएबल्स हैं उनमें ये तमाम जो वैल्यूज होती हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो अगर जब जाहिर सी बात है आपके पास जब नंबर्ड वेरिएबल्स के कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो यहाँ पे इनकी जो डिस्पर्शन है वो भी आपको इतना कोई खास सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं देगी। आप क्वार्टाइल चेक कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंटाइल चेक कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है जी, ऐड करें।
कंटिन्यू करें, ओके कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक बात ये बताएं कि अच्छा, आपके पास अभी कुछ भी शेयर नहीं हो रहा होगा, अभी तो सिर्फ डाटा व्यू ही शेयर हो रहा है। अब मैं आपको एक और न्यू शेयर कर रही हूँ, जब शेयर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, हैंड रेस कर दीजिएगा। ये नई विंडो आपके पास शेयर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ये देखिए कि जो बेसिकली ये जो विंडो है ये आउटपुट विंडो कहलाती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फाइल में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास 4 तरह की विंडोज आती हैं, डाटा, सिंटेक्स, आउटपुट और स्क्रिप्ट विंडो। ठीक है जी, तो डाटा जो विंडो है वो तो हमने चेक कर ली थी। इस वक्त जो हम विंडो चेक कर रहे हैं वो है आउटपुट विंडो। ठीक है जी, आउटपुट विंडो में ये इसका जो है लॉग है छोटा सा। आप अगर डायरेक्ट इस किसी एक टेस्ट की तरफ जाना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको पूरा डाटा देखना है तो डायरेक्ट लॉग, जो पहला लॉग है वहां से स्टार्ट करेंगे, डिटेल्स आपकी यहाँ पे आती चली जाएंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बना है यहाँ पे। एज ग्रुप आपने कितने बनाए थे? 3 ग्रुप बनाए थे, 30 से 39 का, 40 से 49 का और 50 से 59 का। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके पास, क्योंकि नंबर ऑफ डाटा बहुत छोटा था, 8 ही पार्टिसिपेंट्स थे आपकी स्टडी में, तो 30 से 39 में 3 आए। 40 से 49 का जो एज ग्रुप था उसके 2 पार्टिसिपेंट्स थे। 50 से 59 का जो डाटा था उसमें 3 पार्टिसिपेंट्स आए। अच्छा, आउट ऑफ 100 अगर इन 8 को 100% शुमार किया जाए तो कितने परसेंट डाटा कौन सी जगह पे लाई कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जी 37.5% डाटा जो है वो 30 से 39 के जो एज ग्रुप है उसकी रेंज में है। 40 से 49 में 25% डाटा लाई कर रहा है, और आपका 50 से 59 जो ईयर का जो एज ग्रुप है उसमें अगेन 37.5% का डाटा लाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर इनमें से कितनी वैलिड परसेंटेज है? अच्छा, ये एक एडिशनल कैलकुलेशन होती है ये चेक करने के लिए कि आपका जो डाटा है वो कितना वैलिड है। अगर आमतौर पे क्या होता है, जब बड़ा डेटा सेट होता है तो उसमें हम कभी कभार ऐसा होता है कि हमसे वैल्यूज मिस हो जाती हैं या गलत वैल्यूज डल जाती हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, यहाँ पे एडिशनल ग्रुप्स बन जाते हैं। उनके नतीजे में क्या होता है कि आपकी जो वैलिड परसेंटेज होती है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे वो, अगर तो आपकी परसेंटेज और वैलिड परसेंटेज एक जैसी आ रही है और साथ में क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो है वो एंड पे आके, यानी क्या मतलब है क्यूमुलेटिव परसेंटेज का, कि आपकी जो फर्स्ट ग्रुप की परसेंटेज थी 37.5 वो आपने यहाँ लिखी, जब नीचे आएंगे आप तो क्या करेंगे, इस 37.5 में 25% ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज दूसरे ग्रुप की क्या हो गई, ग्रुप नंबर 1 प्लस ग्रुप नंबर 2, तो परसेंटेज क्या बन गई, 62.5 परसेंटेज हो गई। अब उसके बाद क्या किया आपने कि नेक्स्ट जो आप लेवल पर आए तो जो थर्ड ग्रुप था उसकी जो 37.5 परसेंटेज थी वो 62.5 में ऐड कर दी। उसके नतीजे में क्या मिला आपको, 100%। अगर तो आपका जो लास्ट ग्रुप है वो 100% है तो इसका मतलब है कि आपका डाटा बिल्कुल ठीक है और डाटा जो है मतलब इसमें जो डाटा एंट्री हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है। किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं है डाटा में, किसी भी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं है और आपने डाटा बिल्कुल ठीक से परफेक्टली सेट किया है। यहाँ तक बात क्लियर है? हैंड रेस कीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है जेंडर ग्रुप। जेंडर ग्रुप में मेल फीमेल में हमारे पास इत्तेफाक की बात है कि हमने 4 मेल का डाटा डाला, 4 फीमेल का डाटा डाला, 50-50% हो गया। अगेन वैलिड परसेंटेज भी 100% आ रही है और क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी आपकी आ रही है। डाटा में कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नंबर्स एडेड नहीं है, इसका मतलब है कि डाटा परफेक्टली सेट किया है हमने। इसके बाद आपके पास जो आ रहा है वो आता है आपके पास ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आपने 8 ब्लड ग्रुप से, और तकरीबन एक ग्रुप को छोड़ के बाकी हर जगह पे जो है वो 2 की फ्रीक्वेंसी बन रही है और बाकी जगह पे एक एक जो पार्टिसिपेंट है उसका एक एक ब्लड ग्रुप बना है। ठीक है जी, तो इसके नतीजे में आपकी जो परसेंटेज है वो 100% किस तरह बन रही है, 12.5, यानी 1% के लिए 8 के अंदर 1% के लिए 12.5 जो है वो फर्स्ट 1 फ्रीक्वेंसी के लिए 12.5 परसेंटेज बन रही है। इसी तरह से ऐड करते चले जाएं तो आपके पास 2 के लिए 25 हो गई, यानी 12.5 प्लस 12.5, और बाकी सबकी एक जैसी परसेंटेज आ रही है। ये डाटा वैरी कर जाएगा अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हैं तो।
यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब इसी डाटा के अंदर दोबारा से मैं आपको पुरानी वाली विंडो शेयर कर रही हूँ, डाटा वाली। यहाँ पे जब हम वापस आते हैं तो इधर आप दोबारा देखिए, एनालाइज पे जाके अब हम जो दूसरा ग्रुप लर्न करने लगे हैं वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं वो चेक कर लीजिए। पहले मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम, सम, वेरिएंस, हम सारी चीजें चेक करना चाह रहे हैं तो हम सबके ऊपर टिक लगा देंगे। कंटिन्यू करेंगे। ग्रुप कौन कौन से डालेंगे? एज, न्यूमेरिक डाटा था, मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर, वेट, वेट के अंदर था केजी में, ये आपके ऑप्शंस हैं सारे जो कि न्यूमेरिक डाटा था। इसको आपने टेस्ट रन करके देखना है क्या आया है ये टेस्ट। टेस्ट कुछ इस तरह से आया है कि एज का जो ग्रुप था, आउटपुट विंडो खुल गई आपके पास? हैंड रेस कीजिए। अच्छा, अब इस डाटा को अगर आप देखेंगे तो आपके सामने तकरीबन तमाम चीजें आ रही हैं। n इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द टेस्ट ग्रुप। ठीक है जी, यहाँ पे आपका n क्या है? 8। ठीक है जी, इसके बाद फिर रेंज क्या बन रही है? वो रेंज कैसे पता चलेगी आपको? मिनिमम और मैक्सिमम से पता चलेगी। आपके पास जो मिनिमम एज ग्रुप है वो 33 इयर्स है और मैक्सिमम एज ग्रुप 54 है। 54 माइनस 33 इज 21। ठीक है जी, तो आपके पास रेंज क्या आ रही है? 21 इयर्स की आ रही है और मिनिमम जो है वो 33 इयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 54 इयर्स है। इसका टोटल सम करते हैं, जितनी भी एजेस थी उनका टोटल सम करते हैं तो 341 आता है। अच्छा, सम जो है बेसिकली वो हमारे लिए काम करता है जब हम मैनुअल डाटा की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो सम करेंगे तो फिर उसको एन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगा, तो वो उस चक्कर में आपके पास सम की जरूरत होती है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ तो है लेकिन हमें आमतौर पर इस सम को किसी भी जगह पे मेंशन करने की जरूरत नहीं हो रही होती है। अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये टिक लगा दिया था, वरना आमतौर पे ये जो डाटा है वो मतलब ये जो वेरिएबल है या ये जो स्टेटिस्टिक है हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद फिर आपके पास देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज आ रही है वो है मीन। ठीक है जी, मीन जो है वो कैलकुलेट हुआ है 42.63 इयर्स। यानी आपका जो सेंट्रल वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? 42.6 इयर्स की, 42.63 इयर्स की एज आपकी एवरेज एज निकली है इस डाटा सेट में से। ठीक है जी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है वो निकल के आया है 3.01। अच्छा, यूजुअली जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, फॉर्मूला कुछ जो है वो इस तरह का है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है जी, कैलकुलेट करके देख लें यही कैलकुलेशन आ रही है या नहीं। कोई एक बच्चा जो है जल्दी से 8.52 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 8 करके दिखा दे, बता दे मुझे कि ये वैल्यू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की यही आ रही है कि नहीं आ रही। यस मैम, 3.01 आ रही है, कैलकुलेट कर लिया। कर लिया कैलकुलेट? ठीक है, यस तो मैम। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला जो है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का आप अपने पास कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है जी, इसके बाद फिर आपके पास आती है वेरिएंस। आपको मालूम है कि वेरिएंस का जो फॉर्मूला है हमने पहले किया था, वेरिएंस का जो अंडर रूट निकलता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इस वेरिएंस को भी एक दफा अगर आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिएंस का अंडर रूट निकाल लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। आई?
हैंड रेस किया है, आ गई, उसके लिए हैंड रेस किया है, मतलब सही है वैल्यू। ओके, मैं इसको फिर सही समझूं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास जो दूसरी जो 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 आपके पास जो दूसरा वेरिएबल था वो ब्लड ग्लूकोज लेवल का वेरिएबल था। उसको अगर आप देखें अगेन, जो पार्टिसिपेंट्स का नंबर है वो तो सेम ही रहेगा। रेंज से पहले मिनिमम और मैक्सिमम देख लीजिए। जो मिनिमम रेंज आई, मिनिमम वैल्यू जो आई थी ब्लड शुगर की, वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आई थी, जबकि मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो 230 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आई थी। इसको जब माइनस करेंगे तो रेंज निकल आएगी 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की रेंज बन रही है आपकी। सम किया तो 1218 की का वैल्यू आई है, लेकिन एवरेज जो निकला है वो है 152.25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड शुगर आया है एवरेज। यानी मतलब जितने पेशेंट्स हैं, अगर इसको देखा जाए, इसको इस वक्त ये कहा जा सकता है कि जो ऑन एवरेज जो पेशेंट्स हैं उनका ब्लड शुगर आउट ऑफ कंट्रोल था, क्योंकि आपको मालूम है कि जो नॉर्मल रेंज है वो 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक की है। अगर उससे ऊपर चला जाता है तो हम उसको अब नॉर्मल रेंज में काउंट करते हैं। तो अगर तो जो जनरल पॉपुलेशन है, जो हमारे पास जो डाटा मौजूद है उसके हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो 152.25 अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये 120 से अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या निकालेंगे कि ऑन एवरेज आपकी जो ब्लड शुगर लेवल जो हमारे पार्टिसिपेंट्स की थी वो आउट ऑफ कंट्रोल थी। उसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकला है वो 18.97 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 53.65 है, और वेरिएंस जो है वो इतनी आई है 2879.071 की। वेट के हवाले से बात कर लेते हैं। 8 पार्टिसिपेंट्स का जो वेट है वो मिनिमम 45 केजी था, मैक्सिमम 75 केजी था, रेंज बन रही है दरमियान में 30 केजी की। टोटल आया है 497 केजी, एवरेज आया 62.13 केजी, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है 3.45, स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.75, और वेरिएंस आया है 94.98। यहाँ पे एक चीज, अगर आपकी स्टेटिस्टिक्स जो है वो थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप अगर ये देखना चाह रहे हैं कि आपका जो डाटा है वो मतलब कुछ ज्यादा मतलब ऑथेंटिक है या नहीं है, या बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही है, उसके लिए एक और भी तरीका है, वो ये चेक कर लेना चाहिए कि भाई आपकी जो मतलब बहुत ज्यादा डेविएशन आ रही है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो आउटलायर वैल्यूज होती हैं उनको अगर आप निकाल देते हैं तो आपका डाटा बेटर हो जाता है, ठीक है जी। कभी कभी ये होता है कि डाटा बहुत जो है परेशान कर रहा होता है और आप उसको जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं, और एक दो वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनके नतीजे में आपके लिए काफी परेशानी का बाइस बन रही होती हैं वो चीजें। तो उसके लिए फिर आप या तो वही वाला काम जैसे हमने बात की थी कि या तो हम मीडियन मॉड की वैल्यूज को उठाएंगे, क्योंकि वो आउटलायर वैल्यूज के साथ जो है वो अफेक्ट नहीं हो रही होती है, तो या तो हम वो करके और क्वार्टाइल रेंजेस जो है वो निकालेंगे, जो कि अभी हम करके भी इसी डाटा पे देख लेंगे कि क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका क्या है कि आपकी जो बहुत ज्यादा आउटलायर वैल्यूज जा रही हैं वो हटाने से पहले आप एक मरतबा ये जरूर चेक कर लें कि आपका जो मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके दरमियान का रिलेशनशिप कितना बन रहा है। अगर तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का 1/3 या उससे कम हो रहा है, तो दैट मीन्स योर डाटा इज नॉट वेरी मच डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो एक्सेप्टेबल डाटा कहलाता है, उसको फिर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका डाटा जो है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ रेंज जा रहा है, 1/2 हो गया है, या बिल्कुल ही जरा सा फर्क है, या कभी कभी ये भी होता है कि एवरेज से स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा वैल्यू दे रहा होता है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो ऑब्वियसली फिर वो जो डाटा है वो बिल्कुल बेकार है, टेस्ट को आपको रिपीट करना पड़ेगा। बहुत दफा ऐसा होता है, एटलीस्ट मैं अपने फार्माकोलॉजी की फील्ड के हवाले से बता रही हूँ, कि हमें फिर जो है नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ाने पड़ रहे होते हैं, या मतलब बहुत गड़बड़ हो जाती है, यानी जो बिल्कुल जो बहुत ही बुरा डाटा दे रहा होता है उस एनिमल को आपको हटाना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से वो एक्सेप्टेबल डाटा बन नहीं पा रहा होता है। एक्सेप्टेबल से मुराद मेरी ये नहीं है कि हम जानबूझ के किसी भी किस्म का कोई रिजल्ट इम्पोज कर रहे हैं। मसला ये आ रहा है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 7-8 एनिमल्स का आपने डाटा लिया है, उसमें से 2 एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत ही बुरा, मतलब तमाम एनिमल्स एक जैसा सीक्वेंस आगे पीछे थोड़ी बहुत रेंज की डिफरेंस के साथ का डाटा दे रहे हैं, लेकिन 2 एनिमल्स बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज हो गए। आउट ऑफ रेंज से मुराद ये है कि बिल्कुल ही उल्टा किस्म का रिजल्ट दे रहे हैं। अब उन एनिमल्स के डाटा के नतीजे में होगा क्या कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो सही नहीं आएंगी,
जब आप उनका कंपैरिजन करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो आपकी जो है वो सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं बन सकेंगी। आपकी सिर्फ उस दो एनिमल्स की जो पर्सन टू पर्सन वेरिएशन होती है, इसी तरह सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरिएशन हो सकती है, एनिमल टू एनिमल जो है फिजिक का, मेंटल स्टेटस का, जो ईस्टर साइकिल है उसका बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर ऐसी कोई चीज आ रही है और उसकी वजह से आपका जो डाटा है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, या एनिमल को आपने किसी तरह से भी परेशान कर दिया और उसकी वजह से उसने जो नॉर्मल जो बाकी तमाम एनिमल्स जो स्ट्रेस नहीं थे उन्होंने एक रिस्पॉन्स दिया और वो जो स्ट्रेस्ड एनिमल था उसने बिल्कुल ही ऑपोजिट रिस्पॉन्स दे दिया। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपका जो डाटा है वो बहुत ही बुरा हो जाएगा और उसके नतीजे में सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं आ रही होंगी। हालांकि बाकी तमाम एनिमल्स जो हैं वो उस साइड पे मतलब डाटा शो कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट वैल्यू आ सकती है, लेकिन सिर्फ एक एनिमल के बुरे रिजल्ट के नतीजे में आपका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो बेकार हो सकता है। तो आप एहतियातन क्या करते हैं कि एक या दो एनिमल्स को डाटा को और ऐड कर लेते हैं। अगर तो जो बिल्कुल आउटलायर वैल्यूज आ रही थी उन्हीं से मिलता जुलता डाटा शो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फिर आपकी ये एनिमल्स ठीक थे, आप इनकी रीडिंग्स को ऐड रखेंगे। लेकिन अगर जो जो ज्यादा एनिमल्स एक जैसा डाटा दे रहे थे, अगला जो एक दो एनिमल्स आपने ऐड किए ग्रुप में वो भी वैसा ही रिजल्ट दे रहे हैं प्रीवियस का, और ये एक दो जो एनिमल्स जो आपके खराब डाटा दे रहे थे वो अलहदा से बिल्कुल सेपरेटली नजर आते, तो इसका मतलब ये है कि ये एनिमल्स जो थे वो किसी किस्म के स्ट्रेस में थे या कोई हैंडलिंग एरर हो गया जिसकी वजह से अब उनका जो है मूड खराब हो गया या उनको गुस्सा आ गया जिसकी वजह से वो आपको सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं उनका डाटा फिर आप हटा देंगे पूरा। यानी आप ये नहीं है कि जी कुछ वैल्यूज जो अच्छी लग रही है वो आपने एक्सपेरिमेंट में रखी, बाकी आपने उन एनिमल्स के डाटा को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे कि नहीं जी ये एनिमल्स हमारे काम के नहीं थे और हमने इनका कोई भी डाटा इस्तेमाल नहीं किया। अगर ये चीज हो रही है तो कर सकते हैं, वरना बेहतर यही है कि जो कुछ भी जो आइडियल सिचुएशन तो ये है कि जैसा भी रिजल्ट आया है वैसे के वैसे ही आप डिस्प्ले कर दें। यूजुअली ऐसा हो नहीं रहा होता, आपके रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं, उन रिजल्ट्स को जबरदस्ती नहीं ठीक करें हम, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को और उसके मुताबिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एक दफा मुझे जरा सा सिर्फ एक दफा कैलकुलेट करके मुझे ये बता दीजिए कि जो आपका मीन आ रहा है, से फॉर एग्जांपल एज का जो मीन आ रहा है वो है 42.6 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 8.5, ये 1/3 वैल्यू या उससे कम है या नहीं है, ये जरा मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा। 0.208 42.6 का 1/3 13.208 बन रहा है, ये कहना चाह रही हैं आप हैं? 14.2 42.6 डिवाइडेड बाय 3 किया है ना आपने? जी मैडम 14 यानी 14.208। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि 8.51 या 8.52 तो बहुत अच्छी सेफ रेंज के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डाटा जो है एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह का जो है ना आप ये कर सकते हैं कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसी खराब क्यों आ रही होती है क्योंकि आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो कम होते हैं, तो उसकी वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन खराब होती है। अब यही अगर सब्जेक्ट ज्यादा होते तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन और गिर जाएगी। क्यों? इसलिए कि डाटा अराउंड दी मीन कम डेविएट करेगा और जब कम डेविएट करेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम आएगी। क्लियर है ये बात? हाथ रेस करके बता दीजिए मुझे। ठीक है, अब ये एक और जो विंडो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसको देख लें, उसमें से फिर एक टेस्ट रन कर, नहीं सॉरी 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 सॉरी, हम पुरानी वाली ही विंडो शेयर करती हूँ मैं दोबारा आपके साथ क्योंकि उसमें से एक और टेस्ट मैंने आपको रन करके बताना है। अच्छा, यहाँ पे वापस हम डिस्क्रिप्टिव में जाके फ्रीक्वेंसीज में जाके ग्रुप्स हटा देंगे सारे। अब हम ये कर रहे हैं क्वार्टाइल्स, मीन, मीडियन, मॉड, ठीक है जी, और परसेंटाइल आ गए, क्वार्टाइल आ गया, अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये करके एक दफा और इसको चेक करते हैं।
अच्छा, ये आपके पास जो डाटा आया है, अच्छा यहाँ पे आपको ये दिखाने के लिए सिर्फ कि ये देख रहे हैं आप, जो आपसे मैंने बात की थी कि फ्रीक्वेंसी टेबल का यहाँ पे जो न्यूमेरिक डाटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे किसी काम का नहीं हो रहा होता। ठीक है जी, तो ये डाटा हमारे किसी काम का नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इस फ्रीक्वेंसी डाटा को उड़ा भी सकते हैं। ये पूरा देखा आपने, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ बीच में एक डब्बा सा बना हुआ है, इस डब्बे को क्लिक करेंगे तो यहाँ से नीचे तमाम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको डिलीट कर दें, इसकी हमारे काम की चीज है। हमारे काम की चीज ये है जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एज के हवाले से ये रहा, ये हम पहले एज देख लेते हैं। एज हमारी वही आई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो ऊपर आई थी 42.62 आई है। ठीक है, मीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि मीडियन और मॉड में क्या फर्क आ रहा है। मीडियन 42.5 है, ठीक है, मॉड 34 है, यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी, और 34 दो मरतबा रिपीट हुआ था, इस वजह से इन्होंने मॉड को 34 कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये वैल्यू तो हमारी नहीं चलेगी, हम मीन और मीडियन की लेंगे। तो मीडियन की जो वैल्यू है वो करीब तरीन है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, 42.5 आ रहा है मीडियन। ठीक है जी, एक तो मीडियन ले लिया आपने। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 8.51 थी, वो यहाँ पे भी 8.51 है, वेरिएंस वगैरह सेम है। परसेंटाइल पे आ जाइए। ठीक है जी, जैसा कि हमें मालूम है कि सेकंड परसेंटाइल हमेशा मीडियन होता है, तो ये तो चीज आपको मालूम थी। फर्स्ट परसेंटाइल जो है आपका, यानी 25% जो है वो 34 है, और थर्ड परसेंटाइल जो है वो 50.7 आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें से आप फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल के मेंशन कर सकते हैं, या फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल बता सकते हैं मीडियन लेते हुए। अब यहाँ पे याद रखिएगा, एक चीज अपने पास कहीं नोट डाउन कर लें कि जब भी हम मीन लिख रहे होते हैं तो उसके साथ हम हमेशा प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मेंशन कर रहे होते हैं। आपको मैं ये लिख के भी बता देती हूँ कि किस तरह से हम डाटा को अपने रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के पास? हैंड रेस कीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें कि जब हम डाटा 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 लिखते हुए हम क्या कर रहे हैं, जब हम मीन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इस तरह से मेंशन करते हैं। यानी आपका जो भी डाटा है उसका मीन लेंगे, साथ में प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मेंशन करेंगे, और साथ में ब्रैकेट में स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन मेंशन कर देते हैं। तो ये तीन चीजें आपका जो रिजल्ट है वो मेंशन मतलब बता रही होती है। ठीक है जी, इसके बाद फिर आपके पास आता है, ये तो आपका पहला तरीका हो गया डाटा मेंशन करने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास आता है मीडियन। ठीक है जी, जब मीडियन आता है तो उसमें आप क्या बताते हैं, Q1 और Q3 ब्रैकेट में बता के, फिर इस तरह सेमीकोलन लगा के, और फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज मेंशन कर दो। ये बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है जी, और उसके बाद जो तीसरा तरीका है डाटा मेंशन करने का या किसी तरह में, वो क्या है कि आप अगर फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी डाटा है तो फ्रीक्वेंसी टेबल बना के, फ्रीक्वेंसी टेबल बना के 1 2 3 जो भी उसके स्टैटिस्टिक है वो बता के उसकी पहले फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल 2 4 9 ये फ्रीक्वेंसी मेंशन करके, और यहाँ पे ब्रैकेट में इसकी परसेंटेज बता दें। और इसके साथ एक टेस्ट और किया जाता है जो अभी मैं आपको बताऊंगी, वो उस टेस्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मेंशन कर दी जाती है।